कि यार डॉलर और रुपया बराबर हो जाए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। अवस्थी आप है मेरे साथ में एक मोस्ट अवेटेड टाइटल पर चर्चा करने के लिए, और टाइटल ये है कि यार ये आखिर एक रुपया एक डॉलर के बराबर हो क्यों नहीं जाता। बार बार जब खबरें उठाओ देखते हो कि डॉलर के मुकाबले रुपया धड़ाम गिरते गिरते 87 को भी पार कर गया है। अब तो बैट इस बात पर लगने वाली है कि डॉलर और $1 इज इक्वल टू 100 रुपया कब होने वाला है। और सुनने में ऐसा लगता है कि यार ये आदमी हंस क्यों रहा है इस बात को बताते समय। दुख की बात है भाई, डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है और आप इस तरह रिएक्ट मार रहे हो। बिल्कुल ठीक बात है, रिएक्शन तो गलत है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यार डॉलर और रुपया बराबर हो जाए? सरकार कुछ क्यों नहीं जुगाड़ लगा लेती? यार एक बात बताओ, 1 किलो चावल हो या 1 किलो गेहूं, वजन तो दोनों का किलो में ही नप रहा है, दोनों बराबर ही हैं। फिर बराबर क्यों नहीं हो जाते? काश अगर बराबर हो जाए तो सोचो कितना अच्छा हो। आप पूछो कैसे? डॉलर और रुपया बराबर हो, भाई साहब आईफोन 999 रुपए में मिलने लगेगा। भाई साहब लैम्बोर्गिनी फरारी जैसी गाड़ी 4-5 लाख रुपए में इंडियन करेंसीज में आने लगेंगी। मतलब कुल मिलाकर के ऐसा हो जाएगा कि सब कुछ आराम ही आराम होगा। तो दिमाग में बहुत सारी तैयारियां हो गई। तो चलो यार भाई साहब, तैयारी कर ही ली तो कर ही देते हैं इसको एग्जीक्यूट। अनाउंसमेंट ये है कि इस 15 फरवरी की मध्य रात्रि 12 बजे 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर होगा। लीजिए अनाउंसमेंट सुनिए। मित्रों, आज 15 नवंबर को मध्य रात्रि यानी 12 बजे से 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर होगा। लेकिन जितना इजी तरीके से मैंने आपको बोल दिया, ऐसे अगर होने लगता फिर तो पूछिए नहीं क्या क्या हो जाता। साथियों, 10 साल पहले देश के प्रधानमंत्री ने कहा था ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि ये सच है कि रुपया गिरा नहीं बल्कि डॉलर मजबूत हुआ है। इसका मतलब क्या है भाई? First of all, I would look at it as not rupee sliding, and look at it as dollar strengthening incessantly. और अपोजिशन सरकार पर जो आरोप लगाती है, क्या वो सही है? आज के एपिसोड में हम ये समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा रुपए की हिस्ट्री जान लेते हैं। देखिए, जब इतिहास की बात होती है ना, तो कहां से जरूरत पैदा हुई कि साहब करेंसी होनी चाहिए, इसको समझते हैं। पहले तक होता यह था कि मुझे अनाज की जरूरत है और आपको सब्जी की जरूरत है। मेरे खेत में गेहूं पैदा हुआ और आपके में सब्जियां पैदा हुई। मैंने गेहूं के बदले आपसे सब्जी ले ली, समझा कि दोनों का महत्व बराबर है, तो दोनों ने सामान का एक्सचेंज कर लिया। लेकिन मेरे पास तो पेन था, मैं इस पेन को लेकर गया, भाई साहब मुझे आपसे 10 किलो आलू चाहिए। उसने कहा भाई साहब मुझे इस पेन की जरूरत नहीं है। आलू की आपको जरूरत हो सकती है, लेकिन मुझे इस पेन की जरूरत नहीं है। टेक्निकली वस्तु विनिमय ही सबसे पहले एक दूसरे के साथ व्यापार का तरीका हुआ करता था, जिसे बार्टर सिस्टम कहते थे। लेकिन उसके चैलेंजेस आप खुद से समझ कर देखिए कि हर किसी के पास सेम बार्टर की जरूरत नहीं थी, और साथ ही साथ ये बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड था। कैसे पता लगाएं कि 1 किलो घी और 10 किलो आलू बराबर वैल्यू रखते हैं, ये समझना बड़ा चैलेंजिंग था। कुल मिलाकर के वस्तुओं के विनिमय में एक तो लिमिटेशन की सामान उठा उठाकर कौन चले। आसान तरीके से ऐसे समझिए कि आज मान लीजिए कि एक बोरी अनाज में आपको लेट्स से एक शर्ट मिल सकती है, लेकिन अगर आपको वहीं एक मर्सिडीज गाड़ी खरीदनी हो, आप कितने सारे ट्रैक्टर भर करके गेहूं लेकर जाएंगे। तो ऐसे में बार्टर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस आने लगी। लिमिटेशंस आई तो फिर वहीं से ही आपदा अवसर को जन्म देती है। देश में बार्टर सिस्टम हटा और कॉइन सिस्टम एंट्री किया। कॉइन सिस्टम एंट्री किया तो इसका एक इतिहास था। इतिहास कहां से था? हड़प्पा सिविलाइजेशन हो या फिर मौर्य कुषाण, इन सभी काल में करेंसी चलती रही। इंडियन करेंसी कभी इंडिया में ही नहीं थी, इसके अलावा भी बहुत सी जगह एक्सेप्ट की जाने लगी। बड़े शब्दों में कहें तो जो ये रुपया शब्द आज अपन यूज करते हैं ना, ये रुपया बहुत सी जगह पर चला क्योंकि ये संस्कृत शब्द रुपये से लिया गया था। और साथ ही साथ शेरशाह सूरी का जो काल था वो आधिकारिक काल माने जाने लगा जब से इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ी। शेरशाह सूरी ने जो सिस्टम चलाया उसी को अकबर ने मान लिया और उसने उस मॉनेटरी पॉलिसी को एज इट इज जारी रखा। चूंकि काबुल से लेकर चटगांव, कश्मीर से लेकर दक्कन तक मुगल डायनेस्टी का विस्तार था, तो उन्होंने अपनी इस पूरी डायनेस्टी के लिए टकसाल बनवाए कि भाई हमारा सिक्का चलेगा। तो सिक्के गढ़वाने शुरू किए और जहां तक उनका विस्तार था कार्य क्षेत्र का, वहां तक उनके सिक्के चलने लगे। अब चूंकि कई ट्रेडर्स मुगल डायनेस्टी के ऊपर भरोसा करते थे, तो मुगल टकसाल से निकले हुए सिक्के धीरे धीरे यहां से आगे भी जाने लगे। टकसाल से बने सिक्के सोने के, चांदी के, इन सिक्कों को और जगह एक्सेप्ट किया जाने लगा कि भाई ये एक जगह से बनकर आया है, तो ये व्यापार के अंदर उपयोग में लिया जा सकता है। ये तो हो गई पुराने समय की बात, जब व्यापार करना अलग अलग मायनों में कितना मुश्किल होता था। लेकिन आज ऑनलाइन के दौर में ये बहुत ही आसान हो चुका है। अगर आप भी अपना खुद का ऑनलाइन व्यापार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कहां से शुरू करें, तो हम आज आपके लिए लाए हैं ओडू, जो एक ऑनलाइन ऑल इन वन सॉल्यूशन देने वाला सॉफ्टवेयर है, जहां आपके अपने बिजनेस के डेली ऑपरेशंस को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कस्टमर को मैनेज करना सीआरएम से, इनवॉइस भेजना भी है, ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट करना है, इन्वेंट्री और स्टॉक को मैनेज करने की प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, यहां तक कि वेबसाइट को प्रोफेशनली खुद से ही बनाना।
या फिर अपने सेल्स को ट्रैक करना। यहां दिए गए डैशबोर्ड से आप अपने बिजनेस के सारे डेटा एक ही जगह पर देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ओडू हर फील्ड से रिलेटेड ऐप प्रदान करता है और उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट कर देता है, तो आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में पढ़ने और टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। मैं कहता हूं, कैसा रहेगा अगर आप एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप अपने सारे बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज कर सकें, और तो और आपको पेमेंट भी सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का करना पड़े। ओडू को अभी ही ट्राई कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, क्योंकि जो भी ऐप पहले आप इस्तेमाल करेंगे ओडू की वो लाइफ टाइम फ्री होगी। अगर आपको ज्यादा एप्लीकेशन भी यूज करने हैं और आपको लगे कि बिजनेस में अब ऑपरेशंस बढ़ गए हैं, एक्सपेंड करना है, तो उसका भी समाधान है। आप इनका पेड प्लान ले सकते हैं जो सिर्फ 580 रुपए के सब्सक्रिप्शन में उपलब्ध है, जो कि आपके स्विगी जोमेटो पे खाने के ऑर्डर से भी कम दाम पर है। तो शुरू करें अपना बिजनेस आज ही, अच्छे से मैनेज करें बिजनेस ऑनलाइन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करें यहीं से ओडू को। अब संयोग है कि अकबर के शासनकाल में चला हुआ पहली बार इंडियन करेंसी पर रुपया शब्द भी दिखाई दिया। इस तरह भारत में ट्रेड करने के लिए ब्रिटिशर्स, डच, डेनिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी चांदी को एक करेंसी में बदलना पड़ा, जिसे हर जगह एक्सेप्ट किया जा सके। 17वीं सेंचुरी के अंत और 18वीं सेंचुरी की शुरुआत में कंपनियों ने मुगल रुपए को एक ट्रेडिंग कॉइन बना दिया। इसे श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे उनके नियंत्रण वाले क्षेत्रों में निर्यात किया जाने लगा। स्थानीय प्रचलन में इसका इस्तेमाल होने लगा। यही कारण है कि जब इन देशों ने अपने सिक्के बनाने शुरू किए तो भी उस पर फारसी शिलालेखों के साथ मुगल स्पेशलिटी को भी बरकरार रखा। 19वीं शताब्दी में यूरोपियन पावर ने अपने स्वयं के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उपनिवेशों में मुद्राएं शुरू की। चूंकि रुपया पूर्वी अफ्रीकी तट पर पहले से ही एक परिचित व्यापारिक मुद्रा था, इसलिए जर्मन और ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका, इतालवी सोमालीलैंड और पुर्तगाल के मोजाम्बिक की नव स्थापित कॉलोनियों ने अपने स्वयं के रुपये जारी करने शुरू कर दिए। ब्रिटिशर्स ने गल्फ कंट्रीज जैसे कि कुवैत, बहरीन, कतर, इस ट्रूशियल स्टेट जिसको मॉडर्न यूएई कहते हैं, और ओमान सल्तनत के अरब शेखों को भी लीगल टेंडर बनाने का एग्रीमेंट दे दिया। आरबीआई ने बकायदा गल्फ कंट्रीज के लिए नोटों की एक स्पेशल सीरीज लागू कर दी। अब सोचने वाली बात है कि रुपया एज ए ग्लोबल करेंसी एक्सेप्ट होने लगा था, लेकिन फिर क्या हुआ? कैसे अचानक इंडियन रुपी इन सब देशों ने छोड़ दिया और ये डॉलर अचानक ट्रेडमार्क कैसे बन गया भाई? तो आइए अब इस विषय को समझते हैं। देखिए, आजादी से पहले भारत पर ब्रिटिशर्स का शासन था, यानी कि हम ब्रिटिश उपनिवेश थे। ऐसे में ब्रिटिशर्स की जो वैल्यू थी वो भारत के साथ जुड़ चुकी थी, अर्थात ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी तो रुपया अच्छा। ऐसे में ही वर्ल्ड करेंसी की तरह जो ब्रिटिश पाउंड था उसको फिक्स परसेंट के रूप में यूएसडी में चेंज किया जा सकता था। ब्रिटिशर्स उस समय पाउंड चलाते थे, जबकि अमेरिकी जो डॉलर था वो रुपए से जोड़ा हुआ था कि भाई $1 इतने गोल्ड के बराबर, यानी कि आप डॉलर लेकर गए और उसके बदले में गोल्ड लेकर आ गए। 1930 के दशक में जब महामंदी आई तो वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी तरह तहस नहस हो गई। भारत की अर्थव्यवस्था को भी उसका असर झेलना पड़ा। उपनिवेश होने के कारण इसे दोहरी मार झेलनी पड़ी। किस किस की? एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और फिर वर्ल्ड इकोनॉमी को बड़ा झटका। भाई 1944 में एक वर्ल्ड समिट हुई जिसका नाम रखा गया ब्रेटन वुड सम्मेलन। उस समय यूएस इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी थी, तो यूएस ने खुद को सुपर पावर के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया। वहीं यूएस की करेंसी जो गोल्ड के अगेंस्ट पैक्ड कर दी गई थी कि भाई इतने डॉलर में इतना गोल्ड मिलेगा, उसने अपनी करेंसी को पूरी तरह कह दिया कि चाहे डॉलर लो या गोल्ड लो, बात एक ही है। ब्रिटिश पाउंड भी अब डॉलर से पैक हो गया कि साहब ब्रिटिश पाउंड से आप डॉलर परचेज कर सकते हो। तो देखो, हम ब्रिटिश पाउंड से, ब्रिटिश पाउंड डॉलर से, डॉलर गोल्ड से, तो ऑटोमेटिकली गोल्ड के बाद जो सबसे प्रीशियस एलिमेंट बचा वो डॉलर था। इस तरह से भारत की करेंसी ब्रिटिश पाउंड से होते हुए डॉलर से कनेक्ट हो गई। हालत यह हो गई कि एक पाउंड बराबर था 13.37 रुपए के 1947 में, जबकि $1 4.16 रुपए के बराबर था। मतलब एक तरीके से पाउंड ज्यादा महंगा था डॉलर के मुकाबले। चलो साहब कोई बात नहीं, फिर भी ये कहने लायक रेट तो है, $1 = 4 रुपए। लेकिन शुरुआत में से ये बराबर नहीं थे। तो फिर बड़ा सवाल ये बनता है कि अल्टीमेटली कोई भी देश अपनी करेंसी की वैल्यू को गिराता क्यों है? वो कौन से फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि $1 कितने रुपए के बराबर होगा, या $1 कितने पाउंड के बराबर या यूरो के बराबर होगा? दुनिया में यूएन के अंदर 193 कंट्रीज हैं और उनकी अपनी करेंसीज भी हैं। ऐसे में अमेरिका की करेंसी डॉलर है, लेकिन हमारी तो अपनी करेंसी है। डॉलर के मुकाबले रुपया कितना मजबूत होगा, इसे समझने के लिए हम आपको कुछ बेसिक उदाहरण लेंगे, लेकिन यह जरूर समझा देते हैं कि अगर मुझे डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करना है कि $1 इतने रुपए के बराबर है, तो इस दर को हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। दुनिया में ये जो एक्सचेंज रेट है ये 3 तरह की होती है। एक होती है फ्लोटिंग एंड मैनेज्ड एक्सचेंज रेट, दूसरी प्रकार की जो एक्सचेंज रेट होती है वो होती है फिक्स एक्सचेंज रेट, और तीसरी प्योर मैनेज्ड होती है। तो फ्लोटिंग, फिक्स
और मैनेज्ड। अब हम तीनों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रुपए की वैल्यू डॉलर के बराबर क्यों नहीं होती है उसके लिए एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए दो देश थे, एक का नाम एक्स था, एक का नाम वाई था। आपने इन दोनों को शुरुआत में 100-100 रुपए दिया कि भाई मेरे देश में रुपया चलता है, आप 100 रुपए रखिए, आप 100 रुपए रखिए। दोनों से कहा जाओ बेटा इस 100 रुपए से कुछ बढ़िया बना कर लाओ। एक्स देश गया, उसने 100 रुपए में 100 आम के पौधे लगा दिए। वाई देश भी गया, उसने भी 100 रुपए में 100 आम के पौधे लगा दिए। दोनों ने बढ़िया कर लिया। अभी भी एक्स और वाई बराबर जगह खड़े हैं, लेकिन वाई तेजू निकला। उसने भाई साहब अगली बार इस आम की निकली हुई गुठलियों से फिर और आम के पौधे लगा दिए। इधर एक्स वाले इन आमों को बेचकर खाकर सुख लेने लगे। इनके आम खत्म होने लगे, उनके आम बढ़ने लगे। तो टेक्निकली मिले 100-100 रुपए ही थे। इन भाई साहब ने आम से आम बनाए और ये आम खा के गुठलियों के दाम भी नहीं वसूल पाए। उधर वाई और तेजू निकला। उस भाई साहब ने आगे चल करके उन आमों से आम का रस, आम का पना, आम का अचार, पता नहीं क्या क्या बनाना शुरू कर दिया। इनके 100 रुपए में कितना सारा सामान मिल गया। मतलब कि ये अपने आप में एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, क्योंकि इन्होंने 100 को 200 में, 200 को 400 में बदल दिया। क्योंकि अल्टीमेटली इनके पास तो 100 की 100 ही आम के पेड़ रह गए, और 100 के आम पेड़ों से जितना आम निकला वो आम एज इट इज सामने खड़ा है। तो कुल मिलाकर के वाई जो है वो एक बड़ी इकोनॉमी बनता चला गया। अर्थात दोनों के मूल्य बराबर तो नहीं रहे। अर्थात यह हुआ कि धन की वैल्यू बराबर होने के लिए आवश्यक है कि उस धन से जुड़े हुए जो वस्तु हैं उनकी वैल्यू कितनी है। अर्थात उस धन से यानी उस कंट्री के अंदर जो सामान है उसकी वैल्यू कितनी है। इस आधार पर तय होता है करेंसीज का पहला कंपैरिजन, कि अगर इंडिया में किसी के पास 1 लाख रुपए हैं तो क्या वो 1 लाख रुपए में इतने सामान खरीद सकता है जितने अमेरिका में खरीद सके, या फिर अमेरिकी 1 लाख डॉलर में वो उतने सामान खरीद सकता है। इस तरह से दोनों वस्तुओं के भाव तय होते हैं। पहला आधार ये होता है। ऐसे ही इस काम को फिक्स रखने के लिए तो अब जिन जिन कंट्रीज के बीच में ये अंतर पैदा होता चला जाता है कि भाई मेरे 1 रुपए में इतना माल मिल सकता है, इनके 1 रुपए में इतना सही माल मिलता है। इसका मतलब इन दोनों के रुपयों में अंतर आ चुका है। इस अंतर को अगर बाजार में उत्पादित हुए वस्तुओं से ही मैनेज देखा जाए तो इसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहा जाता है। आज एक डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। मतलब डॉलर से लोगों का रुझान जुड़ रहा है और रुपए से रुझान घट रहा है। रुपए में वो नहीं हो सकता जो डॉलर में हो सकता है। डॉलर की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, अमेरिकी इकोनॉमी मजबूत हो रही है, अमेरिका के अंदर पैसा बढ़ रहा है, जिनके पास डॉलर है वो मालामाल हो रहे हैं। इस तरीके की जो धारणा है ये सबसे पहला इंप्रेशन है। तो ये वाली जो एक्सचेंज रेट है ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहलाती है। ठीक है साहब। दूसरी प्रकार की एक्सचेंज रेट होती है और वो होती है फिक्स एक्सचेंज रेट, जिसमें कोई कंट्री खुद से डिसाइड कर लेती है कि भाई मेरा तो 1 रुपया इतने का ही बिकेगा, या फिर मैं इतने डॉलर में 1 रुपया ही दूंगा। ये डिसाइड करने वाले लोग अपनी तरफ से तो डिसाइड कर लेते हैं। आप कहेंगे कोई ऐसा देश है क्या? बिल्कुल है। बहरीन है, हांगकांग है, इराक है, सऊदी है, ये लोग फिक्स कर चुके हैं। लेकिन वही वाली बात है, कोई देश कहे कि नहीं खरीदना हमको आपका सामान, जैसे इंडिया वाले कहने लगे कि साहब मैं तो 1 रुपए में ही 1 डॉलर बेचूंगा, तो सामने वाला कहेगा ठीक है सर, फिर हम आपके यहां पर डॉलर का इन्वेस्टमेंट एफडीआई के रूप में क्यों करें? आपके यहां आने का बड़ा कारण यह था कि हमें आपके यहां लेबर सस्ती मिल जाती थी, जमीन सस्ती मिल जाती थी, काम करना जल्दी आसान हो जाता था, इसलिए हम यहां पर आए। आपके यहां पैसा क्यों लगाएं? हम तो अपने यहां जा रहे हैं। इसका मतलब फिक्स एक्सचेंज रेट वाले इकोनॉमी तुलनात्मक रूप से एफडीआई प्राप्त नहीं करती। दुनिया के देश वहां पर आना पसंद नहीं करते। यही कारण है कि भारत ने अपने यहां पर एक्सचेंज रेट्स को बार बार बदला है, अपनी करेंसी को खुद से डिवैल्यूएट किया है, किसी से कहे बिना ही हमने खुद से गिराया है कि भाई सुनो, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर मान लो और अपने डॉलर को हमारे देश में इन्वेस्ट करने लेकर आओ। भारत ने 1949 में, 1966 में, 1991 में खुद से रुपए को गिराया है। रुपए को गिराया है मतलब कि साहब 1 डॉलर में हम इतना रुपया कर लेंगे। ऐसा क्यों? ताकि जिनके पास डॉलर है उन्हें लगे कि इंडिया सस्ता है, चलो यहां पर निवेश करते हैं। और हुआ भी यही। हम क्राइसिस के टाइम में जब फंसे तब हमें डॉलर की जरूरत पड़ी। अब बड़ा सवाल, हमें डॉलर की जरूरत पड़ती क्यों है? क्योंकि दुनिया में डॉलर चलता है। आप रुपए से पेमेंट क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि आपके रुपए से दूसरे देश को कुछ और मिल नहीं रहा ना। ये वही वाली बात हो गई जो बार्टर सिस्टम के समय मैंने की थी। उदाहरण के लिए, आज आपने सऊदी से तेल खरीदा और उसको रुपए पकड़ा दिए कि सर ये लो, हमको तेल चाहिए था, आप रुपए ले लो। अब सऊदी ने कहा सर मैं इस रुपए का करूं क्या? आपने कहा कि आप अमेरिका से आईफोन मंगवा लो। अमेरिका ने कहा मैं मानता ही नहीं हूं इसको रुपया, मैं इसको करेंसी मानता ही नहीं हूं। आपने कहा कि हम नाराज हो जाएंगे। बोले हो जाओ, आपको भी मेरी जरूरत है, इसको भी मेरी जरूरत है, तो मैं ज्यादा बड़े सेपर हूं ना, क्योंकि मैं बड़ी अर्थव्यवस्था हूं। भैया इतना कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है भाई, वो 29 ट्रिलियन डॉलर पर बैठा है, हम 3.5 ट्रिलियन डॉलर पर बैठे हैं। वो डेवलप्ड इकोनॉमी है, 30-35 करोड़ पॉपुलेशन लेकर बैठा है, हम 145 करोड़ की पॉपुलेशन लेकर बैठे हैं। हमारे यहां पर इतनी ज्यादा विषमताएं हैं, वो सब कुछ डेवलपमेंट की तरफ ले जा चुका है। इसका मतलब हम मुकाबले में कहीं नहीं खड़े। जब नहीं खड़े तो उसकी मर्जी चल रही है।
मर्जी चल रही है, मतलब मैं तो डॉलर ही लूंगा। तो फिर सऊदी आपसे बोला सर, वो सामने वाले ने कहा है कि वो डॉलर ही लेगा, वो रुपया ले नहीं रहा है। तो आपने कहा कि हम क्या करें? सर हमें डॉलर दे दीजिए। आपने कहा भाई मेरे पास डॉलर तो नहीं है। तो सर डॉलर कमाइए। तो अब आप डॉलर कमाएंगे कैसे? डॉलर कमाने के लिए आप गए अमेरिका के पास कि सर सुनो ना, आप हमारी वस्तुओं को खरीदो और हमें डॉलर में पेमेंट करो। तो अमेरिका ने कहा वाह साहब वाह, हम आपके यहां से सामान क्यों खरीदें, ये बताओ आपके यहां ऐसा क्या पैदा हो रहा है जो हम आपसे खरीदें। आपने कहा सर हम देखो सस्ती लेबर देते हैं, हमारे यहां पर सस्ता सर्विस है, आप हमसे सर्विस खरीदो। तो अमेरिका ने कहा नहीं नहीं साहब, आप तो बड़े लोग हैं, आपको तो ₹1 $1 के बराबर चाहिए, तो मैं आपके लोगों से सर्विस क्यों कराऊं, किसी और देश से ना करा लूं, वहां पर तो लोग सस्ता काम करने के लिए मरे जा रहे हैं, तो मैं आपसे ही क्यों कराऊं। आपने कहा हाँ यार ये बात तो लॉजिकल है। फिर अमेरिका को समझाया गया सर सुनिए ना, एक काम और कर सकते हैं, हम आपको सस्ते में काम करके दे देंगे। कितने में काम करके दे दोगे? सर $1 का काम, आप $1 दो हमें, हम आपको $1 में ₹50 के बराबर काम करके दे देंगे। वेरी गुड। सर आप हमें $1 दो, हम आपको ₹87 के बराबर काम करके दे देंगे। मतलब समझ गए? हमें डॉलर की जरूरत है इसलिए हम उनको सस्ता काम देना चाहते हैं। सस्ता काम देंगे तो ही डॉलर हमारे पास आएगा। और डॉलर हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें वर्ल्ड को पेमेंट डॉलर में करने हैं। दुनिया भर से माल खरीद लिया, उस माल के पेमेंट्स करने हैं, अदरवाइज क्या हो जाएगा? अरे भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाएगा। 1991 में जैसा हुआ, आपको गोल्ड गिरवी रखना पड़ा, ऐसे गोल्ड गिरवी रखना पड़ जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था खड़ी नहीं रह पाएगी। आज श्रीलंका के या पाकिस्तान के जब हालात देखते हैं तो श्रीलंका के साथ हुआ क्या था? उसके पास फॉरेक्स ही तो खत्म हो गया था, तो तेल के टैंकर खड़े रह गए, तेल वाले कह रहे हैं डॉलर दो तो तेल खाली करें, नहीं तो नहीं होगा, तो श्रीलंका बर्बाद हो गया। पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी दिक्कत चल क्या रही है? $16 बिलियन आउटर स्टॉक है, जिसमें से $9 बिलियन सऊदी वालों ने धर रखा है कि ये दिखाने के लिए धर रखा है, यूज मत कर लेना क्योंकि पेमेंट नहीं देंगे तुमको हम। तो कुल मिलाकर के दुनिया में डॉलर का जो वर्चस्व हुआ वो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को सेटल करने के लिए हुआ। आपको दुनिया को पेमेंट करना है, वो दुनिया 80% ट्रेड में डॉलर ही एक्सेप्ट कर रही है, इसलिए आपको अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करना पड़ा कि भाई साहब डॉलर देते रहो। फिर डॉलर हमारे यहां आता कैसा है? एक तो वो सर्विस का पेमेंट करते हैं, दूसरा हमसे यहां सस्ते सामान मंगाते हैं। यही कारण है कि आप देखते हैं कि भारत $118 बिलियन के आसपास यूएस के साथ ट्रेड करता है और उसमें ट्रेड सरप्लस में रहता है, ज्यादा माल बेचते हैं हम उनको और डॉलर लेते हैं। डॉलर जब हमारे पास आता है तो दुनिया के सामने हम खड़े हो पाते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? हम अमेरिका से कहते हैं कि भाई आओ और हमारे यहां पे हमारी कंपनियों में निवेश करो, जिसे आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सर एफडीआई करो, एफडीआई करके हमें पैसा देकर के जाओ, डॉलर्स देकर के जाओ। तो अमेरिका से हमें एफडीआई भी मिलता है। तो सर दुनिया का कोई और देश नहीं आता क्या हमारे यहाँ पे? आता है, लेकिन 80% दुनिया जब व्यापार ही डॉलर में कर रही है तो वो भी आते हैं तो डॉलर लेकर आते हैं। तो एक तरीके से विदेशियों का आना या विदेशी व्यापार का आना डॉलर लाता है और उनको आकर्षित करे रखने के लिए हम रुपए को कमजोर करके चलते हैं। ठीक है साहब? तो उम्मीद है कि रुपए का जो कमजोर होना है, कि शुरुआत 1947 में जब 3.30 के रुपए के बराबर थी, वो हमेशा की तरह डाइल्यूट होते 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 87 रुपए तक कैसे पहुंची, वो उम्मीद है कि आप लोगों को यहां से मेरी बातों से क्लियर हो गया हो। ठीक है? तो डॉलर को और कौन सी चीज इंपैक्ट करती है? देखिए उनका मार्केट स्टेबल है, ये तो सबको पता है। कई बार यूएस की इकोनॉमी खुद से ये तय करती है, जैसे उनके यहाँ की जो फेडरल रिजर्व की पॉलिसीज हैं, वो वहां की, जैसे भारत में आरबीआई है, ऐसे उनके यहाँ पे फेड रिजर्व है, वो तय करता है कि हमें डॉलर को लेकर क्या करना है। मार्केट में अमेरिका खुद डिसाइड करता है कि हमारे डॉलर को पहुंच कैसे बनानी है। अब आप पूछेंगे वो कैसे करते हैं? ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। बैंक की ब्याज दरें बढ़ा दी तो अमेरिका के लोग हैं वो ही खुद बैंकों में पैसा जमा कराने पहुंच जाते हैं, तो आपके पास डॉलर नहीं आता। तो उनकी बैंक जैसे ही फेड रिजर्व बैंक घटाता है, रिजर्व ब्याज घटाता है, तो अमेरिकी लोन ले लेकर के उस इन्वेस्टमेंट को विकासशील देशों में लगाने भागते हैं। तो उन बहुत सी चीजों के ऊपर डॉलर का प्राइसेस डिपेंड करने लगता है। ठीक है? अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि सर अगर डॉलर ना ले हम और हम केवल रुपए पर खेलना शुरू करें तो क्या होगा? तो भाई साहब आपको इन सब का सामना करना पड़ेगा, गरीबी का, अनएम्प्लॉयमेंट का, इन्फ्लेशन का। क्यों? क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना सब कुछ उठाकर निकल जाएंगी। हैदराबाद, बेंगलोर, गुड़गांव, जहां पे बड़ी सारी एमएनसीज बैठी हुई हैं, सस्ते लेबर के चलते ये सब निकल करके यहां से बाहर चली जाएंगी, एफडीआई बंद हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगी। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी पसंद आई हो। अगर जानकारी पसंद आई हो तो साथ साझा करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।